Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 279 राघव की हैरानी। सर्जरी कंप्लीट। मोक्ष और ईशानी जब बैठ गए तो डेनी भी जाकर सीट पर बैठ गया। ये देखकर मोक्ष कंफ्यूज हो गया और बोला, बीबी ये कहाँ जा रहा है। ईशानी कुछ बोलती उससे पहले ही डेनी बोला, डैड मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। मैंने मोम से परमिशन ले लिया है। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? मैं अपने छोटे भाई बहन से मिलने जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर नकुल भी हैरान था। मोक्ष ने बस आपने भौहें सिकोड़ लिया। फिर अपनी बीबी को देखा जो किसी सोच में डूबी हुई थी। अब आगे क्या हुआ? बीबी तुम किस सोच में डूबी हुई हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? अब तो तुमने दवाई भी बना लिया है, अब तो जैकी और नमन दोनों रिकवर हो जाएंगे। इतना कहकर उसने ईशानी को हक कर लिया। तो ईशानी ने अपना सिर मोक्ष के सीने पर रख दिया और बोली, हब्बी मैं बस ये सोच रही थी, जब जैकी को होश आएगा तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। भले ही सर्जरी से और मेडिसिन से मैं जैकी को ठीक कर दूं, पर उसे अपने पैरों पर खड़े होने में भी 6 महीने लग जाएंगे। मैं उन सबको जिंदा जला दूंगी, हब्बी किसी को जीने का मौका नहीं दूंगी मैं। ये कहते हुए ईशानी की आंखों में खून उतर आया था। रिलैक्स बीबी, मुझे पता है तुम उनमें से किसी को जिंदा नहीं रहने दोगी। वहीं डेनी आपने डैड को देख रहा था जो उनकी मोम को कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर वो बोला, डैड आप सच में अच्छे हो, आपने मोम को कंसोल किया इसलिए मैं आपको 9 पॉइंट दे रहा हूँ। ये बात भी वो बहुत सीरियस होकर कह रहा था। मोक्ष ने उसे देखा और अपना सिर झटक दिया, क्या ये रॉबर्ट उसे पॉइंट दे रहा है? मोक्ष ने जल्दी से ईशानी के लिए कुछ हेल्थी स्नैक्स ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ईशानी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया था। मोक्ष ने जबरदस्ती ईशानी को थोड़ा खाना खिला दिया, तो डेनी उन्हें देखकर बोला, 9 5। मोक्ष ने चिढ़ते हुए उसे घूर कर देखा, ये रॉबर्ट बच्चा क्या उसका टेस्ट ले रहा है, जो बार बार उसे पॉइंट दिए जा रहा है। सच भी यही था, डेनी बस ये देख रहा था कि उसके डैड उसकी मोम के लिए परफेक्ट है या नहीं। डेनी को मोक्ष के घूरने से कोई फर्क नहीं पता। उसने अपने सिर को सीट से टिका लिया, जैसे वो कोई रॉबर्ट नहीं बल्कि सच में एक इंसान हो। कुछ घंटे बाद उनकी जेट राजवंश हॉस्पिटल के टेरेस पर आकर रुकी। नकुल और डेनी के साथ मोक्ष, ईशानी जेट से बाहर आए। बाहर राघव और कुछ गार्ड्स खड़े थे। राघव तो उस बच्चे डेनी को देखकर हैरान था कि आखिर ये बच्चा कौन है, क्योंकि अभी उसने सुना था कि इस बच्चे ने उसके बॉस को डैड बोला था। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके बॉस का इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आ गया। क्या जिस रात लेडी बॉस ने बॉस को बचाया था, क्या उस दिन उनके बीच सब कुछ हो गया था? अगर हुआ भी होगा तो भी बच्चा इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था, है ना? यही सब सोचते हुए सब लिफ्ट से प्राइवेट फ्लोर पर चले गए। बाहर डॉक्टर शशांक, डीन राजवर्धन के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस बक्सी उन सब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ईशानी को देखा तो डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस बक्सी को एक राहत मिली। ईशानी अब जैकी की जान जरूर बचा लेगी, क्योंकि ईशानी ने पहले ही जैकी की शरीर से पॉइजन को निकाल लिया था। अब बस सर्जरी होना था ताकि उन दोनों की बोन्स को ठीक किया जा सके। ईशानी के साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस बक्सी और बाकी 2 प्रोफेशनल डॉक्टर अंदर चले गए। बाकी सब बाहर ही खड़े थे। मोक्ष डीन राजवर्धन के साथ कुछ बात करने के लिए प्राइवेट रूम में चला गया। वहीं ईशानी ने जो मेडिसिन बनाया था उसे जैकी के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ताकि ऑपरेशन के टाइम फ्लो ज्यादा ना हो और बाद में इसकी और डोज देने में आसानी हो। ईशानी ने सर्जरी स्टार्ट कर दिया। वो इस वक्त बहुत फोकस्ड थी, वहीं बाकी डॉक्टर्स बस उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर ईशा की स्किल को कभी मैच नहीं कर सकते थे। वहीं बाहर राघव डेनी को देखते हुए पूछा, बच्चे तुम हमारे बॉस को डैड क्यों बुला रहे थे? डेनी राघव को ऐसे देखने लगा जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। वो अपनी रोबोटिक आंखों को छोटी करके बोला, मैं अपने डैड को डैड नहीं बोलूंगा तो क्या आपको डैड बोलूंगा? अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं तो उस सपने से बाहर आइए, क्योंकि आप मेरे डैड बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। इतना कहकर उसने ऊपर से नीचे तक राघव को स्कैन किया। फिर वो उस रूम की तरफ बढ़ गया जहां अभी मोक्ष डीन राजवर्धन के साथ गया था। वहीं राघव तो उसकी बात सुनकर हैरानी और सदमे में था। क्या एक छोटा सा बच्चा अभी उसे बेइज्जत करके चला गया? ये छोटा बच्चा नहीं बल्कि शैतान लग रहा था इस वक्त। वहीं सभी गार्ड्स को हंसी आ रही थी, पर राघव उनका बॉस था, इसलिए वो उस पर हंस नहीं रहे थे, बस स्ट्रेट होकर हंसी को रोक खड़े थे।
राघव, जिसने उन सबको ट्रेनिंग दिया था, जो मोक्ष के बाद सबसे बेरहम माना जाता था अंडरवर्ल्ड में, आज उसे एक बच्चे ने कहा था कि वो क्वालिफाइड नहीं है, और ऊपर से राघव उस बच्चे से कुछ कह भी नहीं पाया। इसलिए सबको हंसी आ रही थी। नकुल हंसते हुए बोला, डेनी के साथ पंगा मत लेना वरना वो जैकी की तरह ही बेइज्जती करने में माहिर है। ये कहते हुए उसे जैकी की याद आ गई, उसकी शरारत और मुनहफट बातें। पर इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। अगर जैकी की जगह कोई और होता तो शायद इतने दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और सच बता देता। पर जैकी ने मरने की हालत में पहुंचकर भी किसी को सच नहीं बोला था। ये बच्चा है कौन, ये कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। देखने में भले ही छोटा और क्यूट है पर बातें एक बड़े राजा की तरह कर रहा है, राघव ने हैरानी से कहा। तो डेनी, जो अब तक डीन के रूम तक पहुंच गया, उसने पीछे मुड़कर अपनी खतरनाक नजरों से घूरकर राघव की तरफ देखा, फिर अंदर चला गया। ये देख मार राघव चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बोला, क्या इसने इतने दूर से मेरे बातों को सुन लिया? राघव सच में काफी हैरान था। आज पहली बार आपने डेविल बॉस और लेडी बॉस के बाद वो किसी को देखकर थोड़ा डर गया था। और वो भी एक छोटे बच्चे की वजह से जो अभी सिर्फ 6-7 साल का लग रहा था। तभी नकुल बोला, हाँ वो सुन सकता है, वो साउंड प्रूफ रूम के आर पार भी सुन सकता है। और आपने आसपास 500 मीटर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा होगा वो उसे भी महसूस कर सकता है, अपनी सेंस एक्टिव करके वो सब सुन भी सकता है। नकुल की बात सुनकर राघव हैरान हो गया और हैरानी से बोला, क्या मतलब, वो इतना दूर कैसे सुन सकता है? और उसकी बॉडी में सेंसर कैसे है? किसी भी इंसान के बॉडी के अंदर सेंसर हो तो वो ज्यादा दिन जिंदा रह पाएगा क्या? उसकी बात सुनकर नकुल हंसते हुए बोला, वही तो, इंसान शायद जिंदा नहीं रह पाएगा पर रोबोट्स को भला क्या होगा? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो बच्चा एक रॉबोट है? अब तो राघव के साथ साथ जो बॉडीगार्ड उन दोनों के बात को सुन रहे थे, उनका दिमाग भी चकरा रहा था। नकुल बोला, हाँ वो रॉबर्ट ही है, बॉस ने उसे बनाया था और इसलिए वो बॉस को मोम बुलाता है, और मिस्टर राजवंश बॉस के हस्बैंड है इसलिए वो उन्हें डैड बुला रहा है। उसकी बात सुनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। सच में उनकी लेडी बॉस कमाल थी। उनके जैसी जीनियस शायद ही कोई और होगा। अब तो उन सबके दिल में आपने लेडी बॉस के लिए और भी रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। आज तक ईशानी ने उनमें से किसी को भी कभी इंसल्ट नहीं किया था। उल्टा जब बच्चों का नामकरण था उस दिन ईशानी ने उन्हें अपने फैमिली के साथ इनवाइट किया था। और उनके बच्चों से भी बहुत प्यार से बात किया था। और उनकी बच्चों से पूछकर कि उन्हें जो चाहिए था सब कुछ उनके घर भिजवा दिया था। जिस वजह से वो सब ईशानी को अपनी बहन की तरह मानने लगे थे। भला और कोई ऐसा बॉस होगा क्या जो अपनी गार्ड्स की बच्चों से भी इतने अच्छे से बात करे और उन्हें जो चाहिए उन्हें वो दे दे। वहीं डेनी रूम में एंटर होते ही मोक्ष उसे अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरने लगा था। वहीं डेनी बिना कुछ बोले चुपचाप वहां बैठ गया था। और बोला, डैड, मैंने 5 महीने से खुद को चार्ज नहीं किया है, मैं यहीं पर खुद को चार्ज कर लेता हूँ। ईशानी ने उसे हाई टेक्नो से बनाया था और उसमें चिप बैटरी भी ज्यादा थी, इसलिए उसे 5-6 महीने में एक बार ही खुद को चार्ज करना पड़ता था। ये कहकर उसने खुद को चार्जिंग मोड पर लगा दिया। वहीं राजवर्धन जी तो ये देखकर ही सदमे में थे कि ये बच्चा कोई असली बच्चा नहीं बल्कि एक रॉबोट है। वहीं मोक्ष आपने आसमान से टपके इस लैब में बनाए हुए बेटे को देख रहा था, जो उसे सिर दर्द दे रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हिला दिया और राजवर्धन जी से न्यू आने वाली इक्विपमेंट के बारे में बात करने लगा। उसे हमेशा से हॉस्पिटल के लिए बेस्ट इक्विपमेंट चाहिए होता था। अब तक रात के 11 बज गई थी। जैकी की सर्जरी हो चुकी थी। इस वक्त ईशानी नमन की सर्जरी कर रही थी। इतने घंटों से सर्जरी करने की वजह से ईशानी को थोड़ी एक्सिस्टेड फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद ईशानी ने नकुल को फाइनल स्टिचेज दिया और सेकंड डोज इंजेक्ट कर दिया। और डॉक्टर बक्सी को उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए वहीं रहने को बोलकर ईशानी बाहर चली गई। बाहर जब मोक्ष ने ईशानी को देखा तो ईशानी की चेहरा पीला पड़ गया था। ये देखकर मोक्ष के दिल में दर्द हो रहा था। उसने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया और वहां से अपने प्राइवेट रूम की तरफ लेकर चला गया। ईशानी ने भी अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और अपनी आंखें बंद कर लिया। अब वो मोक्ष की बाहों थोड़ा रिलैक्स फील करने लगी थी। तभी मिसेस बक्सी भी बाहर आई तो नकुल जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, जैकी को कब तक होश आएगा?
राघव भी नमन के बारे में पूछने लगा, तो डॉक्टर बक्सी बोली, उन्हें कल सुबह तक होश आ जाएगा, अब वो खतरे से बाहर है। पर उन्हें रेस्ट की जरूरत है, उन्हें 6 महीने तक हर महीने में एक डोज लेना होगा, जो मेम ने दिया है। तब जाकर उनकी बोन्स पहले की तरह होगी, और उनका पैर पूरी तरह से ठीक होगा। उनकी बात सुनकर दोनों ने सिर हिला दिया। अब जब दोनों ठीक थे, तो कोई बात नहीं अगर वो 6 महीने के बाद चल पाते हैं तो। वहीं मोक्ष ईशानी को बाहों में लिए बैठा था। जब मोक्ष को ईशानी की भारी सांसें अपनी गले पर महसूस हुआ तो मोक्ष समझ गया कि उसकी बीबी सो चुकी है। उसने ईशानी को बेड पर सुला दिया और ग्लास विंडो के पास चला गया। 3 घंटे बाद ईशानी की नींद खुली। रात के लगभग 2 बज गए थे। उसने अपने पास देखा तो मोक्ष उसे हग करके सोया हुआ था। ईशानी के उठते ही मोक्ष भी उठ गया, तो ईशानी बोली, हमें घर चलना चाहिए, बच्चों को रात में मेरी जरूरत होगी। डोंट वरी बीबी, बच्चे सो चुके थे और अभी मोम के पास है, अगर भूख लगा तो मोम उन्हें दूध पिला देगी, मोक्ष ने उसकी बाल को सहलाते हुए बोला। ईशानी ने हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोली, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए ताकि उनमें से कोई एक भी जिंदा ना बच पाए। और सबसे पहले प्रिया को मेरी हाथों मौत मिलेगी। अगर वो आपने बाप को नहीं बताती तो जैकी की ये हालत नहीं हुई होती। रिलैक्स बीबी, तुम रेस्ट करो, कल से उन सब की दर्दनाक मौत होगा। मैं किसी को भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। ये कहते हुए मोक्ष की आंखें बहुत डरावना लग रहा था। ईशानी ने मोक्ष को देखा तो मोक्ष ने अपनी आंखों को सॉफ्ट कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे को बाहों में लिए सो गए। ऐसे ही रात बीत गई। सुबह का वक्त, ईशानी ने जैकी और नमन को चेक किया, उन दोनों को अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए वो मोक्ष के साथ विला चली गई। जो भी हो, एक माँ कभी अपने बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती थी। जैसे ही दोनों अंदर गए, उन्हें रुद्रांशी की रोने की आवाज सुनाई दिया। दक्ष ने उसे गोद में ले रखा था और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी सबकी नजर ईशानी और मोक्ष पर पड़ी तो सब खुश हो गए। वहीं रुद्रांश और रुद्रांशी भी स्माइल करने लगे। रुद्रांश घुटनों के बल जल्दी जल्दी ईशानी की तरफ जाने लगा। वहीं रुद्रांशी भी अपने डैडी और मोम के गोद में जाने के लिए छटपटाने लगी। जब मोक्ष और ईशानी पास आ गए तो रुद्रांश ने अपनी मोम की पैर को पकड़ लिया। वहीं मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को दक्ष के गोद से ले लिया। तो रुद्रांशी ने अपनी छोटे छोटे हाथ को मोक्ष के गले में लपेट लिया। चैप्टर 280 रुद्रांश का नाटक। ईशानी ने दी प्रिया को सजा। तभी सबकी नजर ईशानी और मोक्ष पर पड़ी तो सब खुश हो गए। वहीं रुद्रांश और रुद्रांशी भी स्माइल करने लगे। रुद्रांश घुटनों के बल जल्दी जल्दी ईशानी की तरफ जाने लगा। वहीं रुद्रांशी भी अपने डैडी और मोम के गोद में जाने के लिए छटपटाने लगी। जब मोक्ष और ईशानी पास आ गए तो रुद्रांश ने अपनी मोम की पैर को पकड़ लिया। वहीं मोक्ष ने अपनी प्रिंसेस को दक्ष के गोद से ले लिया। तो रुद्रांशी ने अपनी छोटे छोटे हाथ को मोक्ष के गले में लपेट लिया। अब आगे, रुद्रांशी ने अपनी छोटे छोटे हाथ को मोक्ष के गले में लपेट लिया और मोक्ष की गाल पर चूमने लगा, जो उसने पहले देखा था जब उसके डैडी मॉम को किस करते थे। उसे किस करना तो नहीं आता था, इसलिए वो अपनी 2 दांत वाली मुंह से मोक्ष की गाल को चूस रहा था। मोक्ष का गाल रुद्रांशी का सलाइवा से भीग गया था। देखकर रुद्रांशी खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं ईशानी ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया तो रुद्रांश ने उसकी कंधे पर अपनी सिर रख दिया और अपने डैड को देखने लगा। ईशानी ने रुद्र की गाल पर किस कर दिया, क्योंकि उसे पता था उसके बेटे को भी किस चाहिए। बाकी सब उन दोनों की नौटंकी देखकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। दादी माँ आगे आकर बोली, दोनों कल से बार बार रो रहे हैं, अब देखो जैसे मोम और डैडी आ गए कैसे दोनों उनसे लिपट गए। दादाजी ने ईशानी और मोक्ष को देखा, फिर पूछे, जैकी और नमन अब कैसे है, वो दोनों ठीक तो है ना? हाँ, उनकी सर्जरी हो गई है, आज उन दोनों को होश आ जाएगा। मोक्ष ने रुद्रांशी को लेकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही रुद्रांशी की मन अपने डैड के गाल को गीला करके भर गया, वो जल्दी से अपनी मोम के गोद में चली गई। रुद्रांश ने अपनी छोटी बहन को देखा और एक समझदार बड़े भाई की तरह वो साइड हो गया ताकि उसकी बहन भी मोम के गोद में बैठ पाए। ये देखकर कि ने रुद्रांश को एक हाथ से उठाकर अपने गोद में बैठा लिया। रुद्रांश ने गुस्से से अपने डैडी को घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हो, आपने मेरी मॉम की गोद से मुझे क्यों उठाया? मोक्ष तिरछी स्माइल करके बोला, तुम्हें इतनी देर तक अपनी मॉम की गोद में बैठने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर रुद्रांश की आंखें गुस्से से भर गई।
वो अपनी छोटे छोटे नाजुक हाथ से मोक्ष की चेस्ट पर मुक्का मारने की कोशिश करने लगा। पर था तो वो एक 6 महीने का बच्चा, उसकी फूल जैसी छोटी सी हाथ से भला मोक्ष को क्या ही चोट लगता। मोक्ष अपने इस शैतान बेटे को घूर कर देखने लगा, को उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसने उसकी छोटे छोटे हाथ को पकड़ लिया और घूरते हुए बोला, पिद्दी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आपने डैड को मारने की कोशिश करने की। रुद्रांश अपनी मोम की तरफ देखकर रोने लगा, कैसे उसे कितना दर्द हो रहा हो। जबकि मोक्ष ने उसकी हाथ को धीरे से पकड़ा हुआ था ताकि उसे चोट ना लगे। मोक्ष अपने बेटे को देख रहा था जो अपने मोम को देखकर नाटक कर रहा था। वहीं सब हंस रहे थे। ईशानी लचाती में सिर हिलाते हुए बोली, अब भी छोड़ दो ना, उसके हाथ को रुद्र को दर्द हो रहा होगा। वो अपने पति और बेटे की लड़ाई के बीच में ही फंस जाती थी। उसने उन दोनों की आंखों ही आंखों में लड़ाई को कई बार देखा था। वो तो ये सोच रही थी कि बड़ा ही कर उसका बेटा कहीं उसके लिए सच में लड़ने ना लग जाए। मोक्ष ने रुद्रांश के हाथ को छोड़ दिया, पर जैसे ही उसने रुद्रांश का हाथ छोड़ा उसने मोक्ष के बाल को पकड़ लिया और जोर से खींचने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए, ये बच्चा कितना बड़ा ड्रामेबाज है। दक्ष सोफे पर हंसी से लोटपोट होते हुए बोला, शाबाश मेरे शेर, ऐसे ही लगे रहो और आपने डैड को गंजा कर दो, फिर उनका हैंडसमनेस कम हो जाएगा। नव्या भी रोते हुए बोली, मेरा प्यारा बच्चा कितना चालाक है, ये बस भाभी के सामने रोने का नाटक कर रहा था ताकि भाभी के कहने पर भाई इसकी हाथ को छोड़ दे और फिर ये भाई को सबक सिखा सके। वहीं अखिलेश जी, कल्पना जी, दादाजी, दादी माँ भी अपने बेटे की हालत देखकर हंस रहे थे। मोक्ष ने गुस्से से रुद्रांश की हाथ को अपने बालों से हराया और उसे गुस्से से घूरने लगा। तभी ईशानी बोली, हमें चलकर फ्रेश हो जाना चाहिए। तो मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों ऊपर अपने रूम की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ प्रिया कल से भूखी प्यासी एक कमरे में बंद थी। उसकी हालत इस वक्त बहुत खराब थी। उसकी शरीर में जगह जगह चोट लगी हुई थी और ये चोट मोक्ष के आदमियों ने ही उसे दिया था। गुस्से में राघव ने सबको ऑर्डर दे दिया था कि कोई इस लड़की को एक बूंद पानी भी ना दे और बीच बीच में उसकी अच्छे से खातिरदारी करे। प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस अब चाहती थी कि कैसे भी करके उसके डैड आकर उसे बचा ले, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि उन्हें पता होगा कि प्रिया को मोक्ष के लोग ले गए हैं। एटलीस्ट उसकी लोकेशन तो उसके डैड को पता ही होगा, क्योंकि उसके डैड ने उसे को पेंडेंट दिया था, उस पर चिप लगा हुआ था जो एक ट्रैकर डिवाइस था। पर प्रिया को ये बात नहीं पता थी कि मोक्ष डेविल किंग है। जब एक बार कोई उसकी टेरिटरी में आ जाता है तो जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन होगा। ऐसे भी टेरिटरी के अंदर आने के बाद सभी डिवाइस बंद हो जाता था। तो भला यशराज प्रिया को कहां पर ढूंढता। प्रिया का गला सूख रहा था। उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। मेहरा फैमिली में बचपन से वो किसी राजकुमारी की तरह थी। सब उसे किसी प्यारी गुड़िया की तरह संभाल कर रखते थे। जो भी उसे चाहिए होता था वो सब कुछ उसे आराम से मिल जाता था। उसे कभी इतना दर्द नहीं सहना पड़ा था। जब ईशानी आई तो वो नफरत और इनसिक्योरिटी से भर गई। उसे लगा था ईशानी उससे उसका सब कुछ छीन लेगी, इसलिए वो ईशानी के खिलाफ अनगिनत साजिश रचा था। आपने मोम, डैड, भाइयों का प्यार का गलत फायदा उठाया उसने। उसे पता था कि बचपन का प्यार कम नहीं होगा, वो जल्दी ईशानी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए उसने उसके प्यार का फायदा उठाकर ईशानी को और नीचा दिखा दिया ताकि सब उससे नफरत करे। और हुआ भी वही, ईशानी घर छोड़कर चली गई, पर उसके बाद ही सब गलत हो गया। सबका प्यार उसके लिए धीरे धीरे कम हो गया। जब ईशानी वापस आई तो उसकी हाथ में फिर भी सब कुछ था, प्यार करने वाला फैमिली, पैसा, राहुल जैसा मंगेतर, फिर भी उसने गलती किया और वो सब कुछ भी उसने खो दिया जो उसका होना चाहिए था। उसकी किस्मत इतना कैसे बदल गई। क्या अगर वो ईशानी को हट ना करती और मोक्ष को उस दिन पाने की कोशिश ना करती तो क्या अब भी उसके पास सब कुछ होता? शायद हाँ। प्रिया अपनी इसी सोच से 2 घंटे तक उलझी रही। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और रूम में लाइट ऑन हो गया। प्रिया ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा तो वो डर से कांप गई, क्योंकि उसके सामने ईशानी और मोक्ष खड़े हुए थे। ईशानी की आंखें गुस्से से लाल थी, वहीं मोक्ष की ऑरा बहुत ठंडा था, जैसे वो सब कुछ जमा सकता हो। ईशानी आकर प्रिया के सामने बैठ गई तो प्रिया भी बैठ गई और उसे देखने लगी। तभी नकुल और राघव के साथ 2 गार्ड भी अंदर आ गए। वो सब प्रिया को गुस्से और घिन से देख रहे थे।
जो प्रिया भी महसूस कर पा रही थी। ईशानी ने गुस्से से प्रिया की बालों को पकड़ लिया और गुस्से से बोली, लगता है तुम्हें अपने बाप पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। जो तुमने सिर्फ मेरी बारे में ही नहीं बल्कि जैकी के बारे में भी इंफॉर्मेशन से दिया। सच में तुम्हें और तुम्हारे उस नाजायज बाप को मरने का बिल्कुल भी डर नहीं है। उसकी ऐसा करने से प्रिया की चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी मुंह से चीख निकल गई। क्योंकि कल से गार्ड ने उसे कई बार थापड़ मारा था और उसके सिर में भी दर्द था। प्रिया को ईशानी की रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। फिर भी पता नहीं उसे क्या हुआ, वो हंसते हुए बोली, जो भी हो ईशानी, मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हारा वो मुन्हा बोला भाई जरूर मार गया होगा। अच्छा हुआ कि पहले वो मर गया, तुम उसे बचा नहीं पाई होगी। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे डैड के पीछे कितने पावरफुल लोग हैं। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसने लगी। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा बाप और उसके पीछे जो इंसान है वो मुझे क्वीन के हाथों से बच जाएंगे? इतना कहकर उसने प्रिया की बालों पर अपने हाथ को कस दिया। प्रिया की मुंह से जैकी की मौत की बात सुनकर ईशानी को और भी गुस्सा आ गया था। ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल ने एक चाकू ईशानी के हाथ में रख दिया। नकुल प्रिया को देखते हुए हंसते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो लड़की, तुम भूल गई क्या कि बॉस कौन है? जब तक बॉस है तो भला जैकी को बचाना नामुमकिन क्यों होगा? जैकी बिल्कुल ठीक है, तुम्हें खुश देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, उसे कोई नहीं बचा सकता, ईशानी भी नहीं। उसके तो बॉडी के हर हिस्से को तोड़ दिया गया था, कुछ बॉडी पार्ट्स से स्किन भी निकाल दिया गया था और उसके बॉडी में सबसे खतरनाक जहर भी इंजेक्ट किया था। उसे तो मर जाना चाहिए। प्रिया को उसके डैड ने बताया था कि जैकी कभी जिंदा नहीं बच सकता। जिस वजह से कल प्रिया बहुत खुश थी, क्योंकि जैकी ने ईशानी की वजह से कई बार उसकी बेइज्जती किया था। वो तो यही चाहती थी कि जैकी एक दर्दनाक मौत मरे। तभी उसकी चीख निकल गई क्योंकि ईशानी ने उसकी गाल पर एक तेज कट लगाया था। ईशानी गुस्से और नफरत से बोली, मतलब तुम्हें पता है कि जैकी के साथ क्या क्या हुआ है? तुमने वो सब देखा ही जो जो उसके साथ हुआ था? हाँ, तो क्यों ना वो सब मैं तुम्हारे साथ करूं, तुम्हारी हड्डियां तोड़कर तुम्हारी स्किन को निकाल दूं, फिर तुम्हें पार्सल करके तुम्हारे उस नाजायज बाप के पास भेज दूं। उसकी भयानक बातें सुन मार प्रिया डर गई और अपनी लेफ्ट गाल पर हाथ रख के दर्द से रोते हुए डरते हुए बोली, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ किया तो डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी ईशानी बोली, तुम्हारे उस नाजायज डैड को भी मेरे हाथों ही मौत मिलेगी। पर तुम सब जानती हो, मतलब तुम भी वहीं थी। तुमने भी जैकी को टॉर्चर होते हुए देखा था, वरना आपने उस बाप की बात सुनकर तो तुम इतने डिटेल्स में नहीं जान सकती है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारी दोनों आंखों को ही निकाल लेती हूँ। इतना कहकर दे से ही ईशानी ने चाकू को प्रिया की आंखों के पास बढ़ाया। प्रिया डर के मारे चिल्लाने लगी। अगर उसकी आंखें ही ना रहे तो उसके बाद तो वो कुछ देख भी नहीं पाएगी। ईशानी इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है? वो हकलाते हुए बोली, नहीं मैं वहां नहीं थी, मुझे बस डैड ने वीडियो दिया था जहां जैकी को टॉर्चर किया जा रहा था। मैंने बस वीडियो में ही देखा था। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें लाल हो गई। वो मोक्ष को देखने लगी तो मोक्ष ने राघव को इशारा किया। राघव जल्दी से बाहर गया और प्रिया की फोन ले आया। ये इस लड़की का फोन है। जब हम उसे लेने गए थे तो हमने उसकी फोन को भी अपने साथ ले लिया था। राघव ने ईशानी को फोन दे दिया। ईशान ने जल्दी से फोन खोला और वीडियो फाइल ओपन कर दिया। ये वीडियो अगर कोई नॉर्मल इंसान देखता तो उसकी रूह तक कांप जाता, पर ईशानी की आंखों में तो उस वीडियो को देखकर खून उतर आया था। उस वीडियो ने कुछ गार्ड्स डे से दिखने वाले इंसान जैकी के साथ फाइट कर रहे थे, वो सब इंसान डे से भी नहीं लग रहे थे। जैकी और नमन उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे, जबकि जैकी और नमन दोनों ही स्ट्रोंग और ट्रेन फाइटर थे। उसके बाद उनमें से एक ने जैकी के पैर पर पैर रख के उसकी पैर को कुचलने लगा। तो एक गार्ड उसकी दूसरे पैर पर चाकू मारकर उससे सवाल पूछ रहा था। वहीं एक इंसान नमन और जैकी की हाथ से स्किन निकालकर उनसे डॉक्टर ईशा इस वक्त कहाँ है पूछ रहा था। पर जैकी और नमन ने एक भी वार्ड नहीं बोला ईशानी के बारे में। दोनों की आंखें बेजान हो गई थी। उसके बाद एक इंसान आकर जैकी के शरीर में पॉइजन इंजेक्ट कर दिया। मोक्ष ने ईशानी की हाथ से फोन छीन लिया। वो ईशानी की हालत को समझ रहा था।
ईशानी ने प्रिया को देखा और बोली, तुमने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया ना, तो उनके दर्द को भी अब एंजॉय करो। इतना कहकर उसने प्रिया की हाथ को जबरदस्ती पकड़ा और उसकी 2 उंगलियां एक झटके में काट दिया।